हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं बीके राठौर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग अपने यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी बड़े जोर शोर के साथ कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जेएमडी क्लासेज फ्री ऑनलाइन एजुकेशन, जो कि स्पेशल रूप से यूपी बोर्ड 2025 के एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया गया है। तो इसे आप अपने अन्य जान पहचान के लोगों, मित्रगणों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। हमारे इस चैनल पर हर फैकल्टी के लिए एक अलग टीचर आपको प्रोवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं, अच्छे अच्छे टीचर आपके लिए इसमें नियुक्त किए गए हैं। तो आप स्वयं भी इससे लाभान्वित हों और साथ ही अन्य लोगों तक भी इस चैनल को पहुंचाएं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 में विज्ञान के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, धातुओं का परिष्करण। अभी पिछले वीडियो में आपने जाना विभिन्न प्रकार की धातुओं का सांद्रण। तो आज हम विभिन्न प्रकार के धातुओं के सांद्रण की जो विधियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमने जाना अयस्क का समृद्धिकरण क्या है, पिछले वीडियो में आप जान चुके हैं। आइए एक बार फिर से समझते हैं अयस्कों का समृद्धिकरण या सांद्रण क्या है। तो अयस्क से अशुद्धियों का पृथक्करण, यानी कि अयस्क से अशुद्धियों को अलग करना, अयस्क का सांद्रण अथवा समृद्धिकरण कहलाता है। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क और गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित होती हैं और इन्हें अलग करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें प्रयोग में लाई जाती हैं, जो क्रियाशीलता के आधार पर अलग अलग प्रकार के तत्व होते हैं। तो क्रियाशीलता को देखते हुए ही अलग अलग प्रकार की विधियों द्वारा धातुओं या यूं कहें कि अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो किसी भी अयस्क को सांद्रित करने के लिए सबसे पहले जो तकनीक प्रयोग में लाई जाती है वो होती है द्रव चालित धुलाई, यानी कि हाइड्रोलिक वाश। तो आइए जानते हैं द्रव चालित धुलाई जो है वो क्या होती है। इस विधि का उपयोग जो है वो ऑक्साइडों, यानी कि ऑक्साइड गैसकों की समृद्धि के लिए किया जाता है। यह विधि गैंग और अयस्क के कणों के घनत्वों में भिन्नता पर आधारित है, क्योंकि इनके कणों में अलग अलग घनत्व के कण विद्यमान होते हैं। तो इस प्रक्रिया में संदलित और बारीक पिसे हुए अयस्क की जल धारा के द्वारा धुलाई करते हैं, अर्थात पानी के साथ धुलाई करते हैं। आप सभी को मालूम है, अगर पानी के साथ धुलाई करेंगे तो मिट्टी एवं अन्य जो कण हैं वो जलधारा के साथ जो हैं बह जाते हैं और जो भारी अयस्क होते हैं वो नीचे की तरफ तली में बैठ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे, हमारी पहली विधि है स्टूडेंट फेन प्लवन प्रक्रम, यानी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। यह विधि जो है वो मुख्यतः सल्फाइड के अयस्कों को, जैसे कांपर हो गया, जिंक हो गया, सीसा हो गया, तो इनको गैंग से पृथक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को एक बड़े से टैंक में जल के साथ मिलाकर के करदम बना लेते हैं। इसके बाद इसमें चीड़ का तेल डाल देते हैं,
सामान्य रूप से चीड़ के तेल से सल्फाइड अयस्क को और गैंग को जल के द्वारा गीला किया जाता है। इस मिश्रण में तेज वायु की धारा जो है वो प्रवाहित की जाती है। फलस्वरूप हल्का तेल जो है वो फेन, जिसमें मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्क होता है, ऊपर उठ करके टैंक की ऊपरी सतह पर आकर मलफेन के रूप में तैरता है। इस मलफेन को निकाल करके सुखा लिया जाता है और गैंग कण जो हैं भारी होने के कारण जल में डूबकर टैंक के तल पर अर्थात निचली सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। तो ये थी इसकी विधि। आइए अब इसको चित्र के अनुसार समझते हैं। तो आइए इसे चित्र के द्वारा समझते हैं। देखिए, ये वो चित्र है जिसमें आपको दिखाया गया है कि फेन प्लवन विधि जो है किस तरह से कार्य करती है। देखिए, इसमें एक ये बड़ा सा टैंक दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें जो है सबसे पहले तो बारीक पिसा हुआ अयस्क जो है वो डाल दिया जाता है और इसमें जो है कि चीड़ का तेल भी थोड़ा सा डाल दिया जाता है और साथ में ये आप देख रहे हैं ये इस तरह से जो है वायु जो है प्रेशर के साथ प्रवाहित की जा रही है, जो अंदर की तरफ आकर के इन छिद्रों से बाहर निकलती है। और इस अयस्क में पानी के साथ साथ चूंकि चीड़ का तेल भी मिला होता है, तो इसमें से जो बुलबुले निकलते हैं, इन बुलबुलों के प्रभाव से सल्फाइड युक्त जो फेन के बुलबुले होते हैं ये इस तरह से निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सल्फाइड के युक्त फेन के बुलबुले जो हैं ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और जो अशुद्धियां हमारी होती हैं वो इस तरह से नीचे तली में बैठ जाती हैं। अब हमें क्या चाहिए, हम सल्फर का इसमें निष्कासन कर रहे हैं, यानी कि सल्फर के इस यौगिक का निष्कासन कर रहे हैं। तो ऊपर से इस सल्फर युक्त जो मलफेन है इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसको सुखा करके महीन कर लेते हैं, पीस लेते हैं। इस तरह से हमें जो धातु प्राप्त करनी थी वो प्राप्त हो जाती है। शेष बची अशुद्धियों को निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये थी आपकी फेन प्लवन प्रक्रिया में। आइए बढ़ते हैं अपनी अगली विधि की तरफ। आइए स्टूडेंट, हमारी अगली विधि है विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो इस विधि के द्वारा चुंबकीय अयस्क अर्थात जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, मुख्य रूप से लौह अयस्क, इनको समृद्ध किया जाता है। इस विधि में चुंबकीय पृथक्कारी में एक चमड़े का पट्टा लगा होता है जो 2 रोलरों पर घूमता है। इसमें एक रोलर जो कि विद्युत चुंबकीय होता है, बारीक पिसे हुए अयस्क को घूमते हुए पट्टे के एक सिरे पर डालते हैं। यूँ कह सकते हैं कि एक कन्वेयर लगा होता है जिसमें एक सिरे पर बारीक पिसे हुए अयस्क को हम डालते हैं। तो जब अयस्क चलते पट्टे के दूसरे सिरे के पास पहुंचकर गिरता है तो अयस्क का चुंबकीय भाग चुंबक के द्वारा आकर्षित होकर उसके समीप एक ढेर के रूप में इकट्ठा हो जाता है और जो अचुंबकीय अशुद्धियां होती हैं वो चुंबकीय अयस्क से दूर एक अलग ढेर में इकट्ठी होती जाती हैं। इससे आयरन के अयस्क के अलावा टीन के जैसे अयस्कों को भी सांद्रित किया जा सकता है। माफ कीजिएगा जरा, ये देखिए
ये क्या है, आइए चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं और बेहतर से। देखिए, एक रोलर ये लगा है और एक रोलर ये लगा है, ठीक है। दोनों क्या है, वामावर्त घूम रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है एक कीप जैसा लगा है। इस कीप में ही बारीक पिसा हुआ जो हमारा अयस्क है, चूर्णित अयस्क है, इस पट्टे पर डाला जाता है। ये देखिए पट्टा लगा हुआ है जो कि घूम रहा है। इस पट्टे पर जब डाला जाता है तो अयस्क जो है ये यहाँ से इधर की तरफ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर लगी हुई है आपकी कोई चुंबकीय प्रणाली, ठीक है। इस चुंबकीय प्रणाली की वजह से जो लोहा युक्त अयस्क है वो यहाँ आकर्षित हो जाता है, और बाकी जो अचुंबकीय अशुद्धियाँ हैं, अर्थात हमारी अयस्क की जो अशुद्धियाँ हैं वो ये कुछ दूरी पर जाकर गिरती हैं, जिससे हमारा अयस्क और अशुद्धियाँ जो हैं दोनों अलग अलग हो जाती हैं। अयस्क को इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसे आगे की विधियों के लिए सुधार के लिए भेज दिया जाता है, अशुद्धियों को अलग कर दिया जाता है। तो इस तरह से चुंबकीय पृथक्करण प्रणाली का उपयोग होता है। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। स्टूडेंट, अगली विधि है हमारी रासायनिक पृथक्करण। तो रासायनिक पृथक्करण क्या है, आइए देखते हैं। यह प्रक्रम अयस्क और गैंग के रासायनिक गुणों में भिन्नता के आधार पर होता है। जैसे बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम का अयस्क है और इसका अणुसूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। इसमें आयरन ऑक्साइड और बालू की मुख्य रूप से अशुद्धियाँ होती हैं। इनको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा, जैसे बायर विधि के द्वारा अलग किया जाता है। बायर विधि को हम आगे पढ़ेंगे, हमारी विधि है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। आइए अब देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली जो धातुएं हैं इनका निष्कर्षण किस तरह से किया जाता है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं बहुत कम क्रियाशील होती हैं। इन्हें निष्क्रिय धातु कहते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइडों को केवल गर्म करने से ही धातु को प्राप्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हाइड्रोग्लाइडम सल्फाइड, जिसको हम सिनेवार के नाम से जानते हैं, ये एक मरकरी का अयस्क होता है और वायु में गर्म करने पर यह मर्क्यूरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो मरकरी में अपचयित हो जाता है, और इस तरह से पारा यानी कि मरकरी को प्राप्त किया जाता है। इसका रासायनिक समीकरण कुछ इस तरह से होता है, HgS जो कि सॉलिड रूप में होता है, प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप सभी जानते हैं कि गैस होती है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है सिनेवार को, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। ये समीकरण आप देख सकते हैं। इसके लिए ये पूरा समीकरण जो है वो दिया गया है। और पुनः आपका जो हाइड्रोगेनियम सल्फाइड प्राप्त होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फिर से जब और अधिक गर्म करते हैं तो ये मरकरी और ऑक्सीजन में अपचयित हो जाता है, अर्थात हमें यहाँ पर मरकरी की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह से प्राकृतिक रूप से
कॉपर ग्लास यानी Cu2S जो कि तांबे का अयस्क है, इसी रूप में उपलब्ध कॉपर को केवल वायु में गर्म करके इसको जो है अयस्क से अलग किया जा सकता है। पहले कॉपर ग्लास का कुछ भाग वायु से क्रिया करता है और Cu2O में बदल जाता है। यही कॉपर सल्फाइड आपका कॉपर ऑक्साइड से फिर से क्रिया करता है और कॉपर के बाद सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है। यह क्रिया जो है वो स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया कही जाती है। इसकी भी आप लोग रिएक्शन देख सकते हैं। Cu2S प्लस O2 जिसमें कॉपर ग्लास के 2 अणु और ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर के गर्म किए जाते हैं। Cu2O अर्थात कॉपर ऑक्साइड के 2 अणु बनते हैं और 2 अणु सल्फर डाइऑक्साइड अर्थात SO2 के बनते हैं। फिर से कॉपर ऑक्साइड को कॉपर ग्लास के साथ गर्म करते हैं तो कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त किए जाते हैं। रासायनिक समीकरण आपके सामने है, आप लोग नोट्स बनाते रहें क्योंकि जो नोट्स होते हैं वो आपकी सफलता की बहुत ही महत्वपूर्ण सीढ़ी होते हैं। इसीलिए समय रहते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहें जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। आइए बढ़ते हैं आगे की। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सक्रियता श्रेणी के बीच में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस तरह से होता है। तो स्टूडेंट्स माफ़ कीजिएगा, आज मैं आप लोगों को सारी रिएक्शन बोर्ड पे नहीं समझा सका, कुछ समय का अभाव होने के कारण और कुछ अन्य प्रॉब्लम्स की वजह से आज आपको ये वीडियो जो है इस तरह का प्रवाहित किया जा रहा है। तो आप लोग इसी से नोट्स बनाते रहें। तो आइए देखते हैं सक्रियता श्रेणी के मध्य में अर्थात बीच में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस तरह से होता है। इस सक्रियता श्रेणी के बीच में उपस्थित धातुएं जैसे लोहा, जिंक और सीसा, इनकी क्रियाशीलता जो होती है ये मध्यम वर्ग की होती है, अर्थात बहुत अधिक तीव्र भी ये क्रिया नहीं करते हैं और बहुत धीमी भी इनकी क्रिया नहीं होती है, अर्थात इनकी क्रिया जो है मध्यम वर्ग की है। तो प्रकृति में ये जो धातुएं होती हैं ये सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए सल्फाइड अयस्कों के अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में, अर्थात बहुत अधिक वायु भी नहीं लेनी है, तो नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की जो क्रिया है इसे भर्जन और जारण कहा जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर जो है वो सिर्फ उतना लेना है जिससे जो हमारी मुख्य अयस्क है वो गल ना पाए, बल्कि जो हमारी अन्य जो अशुद्धियाँ हैं वो
परिवर्तित होकर के वायु के साथ बाहर निकल जाए। और साथ ही वायु की मात्रा जो है यहाँ पर आपको नियंत्रित लेनी है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, क्योंकि इसकी कुछ परिभाषा जो है अगली स्लाइड में भी चली गई है, तो आपको आसानी रहेगी लिखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये देखते हैं, एक बार मैं परिभाषा जो है ये पूरी करता हूँ। सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर उसके गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की क्रिया को भर्जन या जारण कहते हैं। भर्जन करने पर अयस्क में उपस्थित सल्फर, आर्सेनिक, फास्फोरस आदि की अशुद्धियां वाष्पशील ऑक्साइड्स जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें सल्फर जो है वो वाष्पशील हो जाती है। उसी तरह से H2O3 में आर्सेनिक और P2O5 यानी कि फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड में फास्फोरस की अशुद्धियां जो हैं ये वाष्पशील होकर यानी परिवर्तित होकर के वायु के साथ बाहर निकल जाती हैं। और ये सब जो होता है ये परावर्तनी भट्टी में किया जाता है। दूसरी प्रोसेस है स्टूडेंट निस्तापन। निस्तापन जो है कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। देखिए निस्तापन क्या होता है। कार्बोनेट अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया जो है वो निस्तापन कहलाती है। ध्यान देना है यहाँ पर आपको, अभी आपने कुछ समय पहले ही भर्जन के बारे में पढ़ा था। उसमें वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है अयस्क को, लेकिन निस्तापन में क्या है, बिल्कुल वायु की अनुपस्थिति में बहुत अधिक टेम्परेचर पर गर्म कर दिया जाता है। इससे यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया जो है आपकी निस्तापन कहलाती है। यह प्रक्रिया भी आपकी परावर्तनी भट्ठी में ही की जाती है। जिंक के अयस्कों के भर्जन और निस्तापन के समय जो रासायनिक क्रिया होती है उसको नीचे दिया गया है, आप लोग देखें और समझें। उदाहरण के लिए जिंक का अयस्क है जिंक ब्लेंड, इसका भर्जन किया जाता है। तो जैसे एक क्रिया देखिए, रासायनिक क्रिया जो दी है भर्जन है, इसमें जिंक सल्फाइड को या यूं कहें जिंक ब्लेंड भी इसका नाम है ZnS प्लस ऑक्सीजन। देखिए इसमें नियंत्रित मात्रा में बताया गया था भर्जन में कि नियंत्रित मात्रा में गर्म करना है। तो जिंक ब्लेंड को ऑक्सीजन की नियंत्रित मात्रा में गर्म किया जाता है, जिससे जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो यह क्रिया जो है भर्जन कही जाती है। अब बात करते हैं कि निस्तापन से किस अयस्क का समृद्धीकरण होता है। तो वो अयस्क है स्टूडेंट कैलामाइन, जिसे हम सामान्य रूप से जिंक कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए दूसरी क्रिया आप देख रहे हैं, ये है आपकी निस्तापन। इसमें ZnCO3 आप देख सकते हैं बिल्कुल वायु नहीं ली गई है, अर्थात वायु की अनुपस्थिति में जो है अधिक टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। आपको ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है और साथ में आपको प्राप्त होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। इसके बाद कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त कर लेते हैं। जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो जिंक जो है वो आपको धातु प्राप्त होती है। इसके लिए रासायनिक समीकरण ये रहा। देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बनेगा आपका, जिंक आपको मिल जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO।
आपको जो CO मिल जाएगी, आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी अधिक हानिकारक गैस है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स बनाते हुए चलें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। स्टूडेंट, धातुओं को उनके अयस्कों से अलग करने के लिए कार्बन अपचयन के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। जिन बच्चों ने विस्थापन अभिक्रिया के बारे में नहीं पढ़ा या किसी कारणवश वीडियो देखने से वंचित रह गए, तो वो स्टूडेंट्स चैनल के डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए लिंक पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें। अंतिम प्लेलिस्ट जो है आपको कक्षा 10 में साइंस की मिल जाएगी। उसमें जाकर के आप टॉपिक वाइज सभी का अलग अलग अध्ययन कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो वीडियोज को ज़रूर देखें, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और मेरा दावा है कि आप लोग एक एक चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए देखते हैं आगे। बहुत अधिक जो अभिक्रियाशील धातुएं हैं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इन्हें अपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका कारण ये है कि ये जो निम्न क्रियाशील धातुएं हैं उनके यौगिकों से उन धातुओं को विस्थापित कर देती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम के चूर्ण के साथ मिला करके गर्म कर दें तो एल्यूमिनियम धातु जो है वो मैग्नीशियम धातु से अधिक सक्रिय होती है। इस कारण से कम सक्रिय धातु अर्थात मैग्नीज को उसके यौगिक यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड से पृथक कर देती है मैग्नीज को, और स्वयं एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और Al2O3 अर्थात एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या यूं कहें इसका नाम एक और है एल्यूमिना, इसमें ऑक्सीकरण हो जाता है इसका, और मैग्नीज डाइऑक्साइड का जो है वो अपचयन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आप इसकी रिएक्शन भी देख सकते हैं। देखिए रिएक्शन दी हुई है 3MnO2 प्लस 4Al। इसमें देख सकते हैं हम मैग्नीज डाइऑक्साइड के 3 अणु और एल्यूमिनियम के 4 अणु जो हैं अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और अभिक्रिया के पश्चात 2Al2O3 अर्थात एल्यूमिना के 2 अणु और मैग्नीज के 3 अणु मिलते हैं, और साथ ही ऊष्मा भी जनरेट होती है। ये जो विस्थापन अभिक्रियाएं हैं ये बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी होने के कारण इनमें इतनी अधिक ऊष्मा निकलती है जिनसे कभी कभी धातुएं जो हैं वो पिघल जाती हैं। और इसी तरह की एक अभिक्रिया हमारी है थर्मेट, या इसी का दूसरा नाम है गोल्ड स्मिथ थर्मेट रिएक्शन। आइए जानते हैं इसके बारे में ये क्या है। देखिए वास्तव में आयरन ऑक्साइड जो है यानी कि Fe2O3 इसके साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग जो है रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट या गोल्ड स्मिथ थर्मिट रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये गोल्ड स्मिथ रिएक्शन का तो समीकरण दिया गया है। अब देखिए Fe2O3 प्लस
Al, यानी कि एल्यूमिना एल्यूमिना नहीं, आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की क्रिया के फलस्वरूप आयरन अलग हो रहा है और एल्यूमिना अलग हो रहा है और ऊष्मा निकल रही है। ऊष्मा इतनी अधिक जनरेट होती है जिसकी वजह से आयरन जो है वो पिघल जाता है और ये पुर्जों की दरारें जो हैं भर जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चित्र भी दिया गया है जिसमें एक वेल्डर जो है वो रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए थर्मिट रिएक्शन का प्रयोग कर रहा है। तो रेल की पटरियां जो हैं ये थर्मिट रिएक्शन से जोड़ी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको आज का सेशन कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही आप अवश्य बताएं कि आप लोग किस विद्यालय में पढ़ते हैं। अपने विद्यालय का नाम कमेंट में डालें और हो सके तो अपना नाम भी कमेंट में भेजें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैनल लगातार मेहनत कर रहा है आप लोगों को एक उत्तम स्थान दिलाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपसे आशा की जाती है कि चैनल के प्रगति में आप भी अपनी भूमिका निभाएं और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और जुटे रहिए। धन्यवाद।